Dear students, we have discussed about the chemical reaction of pyridines. Chemical reactions में हम पिछले lectures में बात कर चुके हैं basicity और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पिरिडीन में क्या होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन एटम पे डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पिरिडीन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाता है, खुद ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। सो ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन एटम in the pyridine ring, because of electron withdrawal by nitrogen atom, pyridine undergo nucleophilic substitution reactions। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफाइल के केस में किया था, सेम मैनर में हम यहाँ पे करेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा वो किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू 3 पॉसिबल पोजीशन है। हो सकता है न्यूक्लियोफाइल है अल्फ़ा पोजीशन पे हो, बीटा पे हो या गामा पे, या फिर अगर हम नेमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ फर्स्ट पे नाइट्रोजन है अगर तो सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा या फोर्थ पे न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा। तो हम दोनों केसेस तीनों केसेस में देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो किस पोजीशन पे करेगा, कहाँ पे मोर स्टेबल पाथ होगा। तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम लेते हैं, इफ़ न्यूक्लियोफाइल अटैक एट C2 कार्बन एटम, अगर सेकंड कार्बन पे अटैक होगा देन यहाँ इस केस में क्या बनेगा, हेयर नाइट्रोजन है वो एज इट इज़ नाइट्रोजन पे लोन इलेक्ट्रॉन, और जैसे यहाँ पे अटैक करेगा सेकंड पे तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर कहाँ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होना पड़ेगा उनको, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया, हेयर न्यूक्लियोफाइल। और बाकी जो मल्टीपल बॉन्ड है जैसे एक यहाँ इस कार्बन के बीच, एक यहाँ इस कार्बन के बीच, वो क्या है एज इट इज़ है। अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पिरिडीन पे जो ये कंपाउंड ये अनायन बना है, इंटरमीडिएट बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज किस तरीके से होगा, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ शिफ्ट होगी, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ शिफ्ट होगी, इस कार्बन पे। जैसे इस कार्बन पे शिफ्ट होगी तो अब नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, किस पोजिशन पे आ जाएगा, है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर से मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और अब नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ गया, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड एज इट इज डबल बॉन्ड एंड हेयर हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है वो अभी भी क्या है, ये डीलोकलाइज्ड होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, इस पोजिशन पे। तो ये इस केसेस में जब अटैक न्यूक्लियोफाइल सेकंड कार्बन पे अटैक करता है तो ये 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बनेगी। यहाँ पे अब पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे एंड हेयर हाइड्रोजन एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड कार्बन पे जब अटैक करेगा तो ये 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस इंटरमीडिएट में। सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं कि अटैक है वो सेकंड कार्बन पे ना करके अगर थर्ड कार्बन पे अटैक होता हो, अगर थर्ड कार्बन पे अटैक होगा, इफ़ अटैक एट C3 पे अटैक करेगा देन न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। अगर ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो हमारे पास इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा, हेयर नाइट्रोजन, यहाँ लोन इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, इस थर्ड के पास क्या आ जाएगा, थर्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे, और यहाँ है वो पाई बॉन्ड है वो एज इट इज़। अब ये जो अनायन बना है कार्बन अनायन, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, हेयर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर,
यहाँ हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में क्या होगा, ये क्या होगा फिर हेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। तो थर्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी पॉसिबल, वो क्या होगा, यहाँ इस नाइट्रोजन के जो प्रोक्सिमिटी में कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे हेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से, और यहाँ फिर से डबल बॉन्ड हेयर हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो जब थर्ड कार्बन पे अटैक करेगा तो ये 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियोफाइल है वो फोर्थ कार्बन पे अटैक करे। अगर न्यूक्लियोफाइल फोर्थ कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से अटैक है वो कहाँ होगा, इस 4 कार्बन पे। 4 कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले थर्ड कार्बन पे। अगर हम यहाँ पे दिखाएं इसकी इंटरमीडिएट दिखाएं, क्या बनेगा इंटरमीडिएट, इफ़ न्यूक्लियोफाइल अटैक एट C4 का यानी कि फोर्थ कार्बन एटम ऑफ pyridine। तो pyridine के फोर्थ कार्बन पे अटैक करेगा, देन यहाँ पे नाइट्रोजन एज इट इज़ है, यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज़ हेयर, ये एज इट इज़ न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैच होगा, फोर्थ कार्बन पे, और थर्ड कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये भी जो कार्बन आयन बना है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे हेयर यहाँ पे। तो नाइट्रोजन पे अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड हेयर, एंड यहाँ हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये फिर से यहाँ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो हमारे पास जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इस केस में, यहाँ नाइट्रोजन के पास फिर से पाई बॉन्ड बन गया, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हेयर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड। तो इस केस में ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, 3 पॉसिबिलिटी थी, इट वी कैन अटैक एट कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड और कार्बन फोर्थ, या फिर हम कह सकते हैं pyridine है वो कहाँ सब्सटीट्यूट होगा न्यूक्लियोफाइल पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड पे या फिर फोर्थ कार्बन पे। तो इनमें से अगर हम देखें तीनों के केस में हम ये देखेंगे कौन सा पाथ है वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से होते हुए जा रहा है, जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से होते जाएगा रिएक्शन उसी पाथ से जाएगी। तो तीनों केसेस में कार्बन आयन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तीनों केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब हम ये देखेंगे किस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे फर्स्ट केस की बात करें जहाँ सेकंड कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो इस केस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है जहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो वो हाईली स्टेबलाइज होता है। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये हाईली कॉन्ट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। क्लियर है। जबकि जहाँ पे अटैक थर्ड कार्बन पे हो रहा है इस केस में जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों रेजोनेटिंग में नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो एज कंपेयर टू these resonating structures are more stable, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो टुवर्ड स्टेबिलिटी है वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रही है। अगर हम फोर्थ पे अटैक की बात करें तो फोर्थ के केस में भी ये वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बाकी दोनों में तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, कार्बन पे, लेकिन ये एक मिडल वाली स्ट्रक्चर ऐसी है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पे है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हाईली स्टेबलाइज होती है, वो टुवर्ड स्टेबिलिटी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हाईली कंट्रीब्यूट करती है। तो जब अटैक न्यूक्लियोफाइल का अटैक है
वो सेकंड कार्बन पे या फिर फोर्थ कार्बन पे हो रहा हो तो वहाँ पे इंटरमीडिएट है वो हाईली स्टेबलाइज बन रहा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड कार्बन एटम। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो C2 एंड C4 दोनों पे पॉसिबिलिटी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सेकंड और फोर्थ दोनों पे इक्वली प्रोबेबल है अटैक करेगा। वहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा वो C अल्फ़ा या फिर हम कह सकते हैं C गामा, या फिर न्यूमेरिकली अगर हम बोलें तो यहाँ पे क्या है C2 पोजीशन पे या फिर C4 फोर्थ कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल है वो सब्सटीट्यूट होगा। और सेकंड और फोर्थ में मेनली जो मेजर बनता है वो सेकंड पोजीशन पे जहाँ नाइट्रोजन के बिल्कुल एडजेसेंट में है न्यूक्लियोफाइल वहाँ सब्सटीट्यूट होगा। अब एक बार जो इंटरमीडिएट बन गया है हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इस मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो रिमूवल ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन का रिमूवल कैसे होगा, जैसे अटैक है वो हमारा सेकंड कार्बन पे हो रहा है और ये इंटरमीडिएट बन रहा है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम कोई भी एक इंटरमीडिएट ले लें तो इस जनरल मैकेनिज्म का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बोल सकते हो या फिर हम कह सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड सेकेंड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटोन। अब प्रोटोन का रिमूवल कैसे होगा, जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना है हेयर हाइड्रोजन एंड हेयर न्यूक्लियोफाइल, सॉरी प्रोटोन का नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाइड्राइड का रिमूवल। अब हाइड्राइड का रिमूवल कैसे होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन के पास वो यहाँ शिफ्ट होगी। जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे हाइड्राइड अनायन है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से ऐसे H नेगेटिव, और एरोमेटिसिटी है वो पिरिडिन रिंग फिर से गेन कर लेगी। और अब पिरिडिन रिंग में क्या चेंजेस आया, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड। अब कैसा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूटेड पिरिडिन रिंग है और किस पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा, सेकंड एंड फोर्थ। और सेकंड और फोर्थ में मोर प्रेफरेबल कौन सी है, जनरल सेकंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो इस तरह से जो रिएक्शन है मैनी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है पिरिडिन ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द पिरिडिन रिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चीची-बेबिन रिएक्शन। चीची-बेबिन रिएक्शंस इन्वॉल्व द अमाइनेशन ऑफ पिरिडीन। अमाइनेशन पिरिडीन का हम कैसे करेंगे, हम पिरिडीन को क्या करेंगे, सोडा अमाइड के साथ ट्रीट करेंगे। पिरिडीन सोडा अमाइड के साथ ट्रीट करने से सोडा अमाइड के केस में क्या होता है, NaNH2 सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, आयनिक इंट्रैक्शन है, और NH2 पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अमाइड क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन पे। जैसे ये यहाँ अटैक करेगा ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में जैसे यहाँ शिफ्ट होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ मैं एक ही शो कर रही हूँ, जनरल मैकेनिज्म में जैसे हमने तीनों शो किए थे सेम उसी मैनर में होगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा हेयर, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे NH2 है, अमाइनेशन होगी है हेयर, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है वो एज इट इज़ है। अब सोडा अमाइड का जो सोडा है वो आयनिक इंट्रैक्शन में यहाँ आ जाएगा, सोडियम आयंस एंड हेयर। अब सोडा अमाइड के साथ अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ये नेगेटिव चार्ज है ये फिर से यहाँ शिफ्ट होगा और इस कार्बन अनायन से हाइड्राइड अनायन का रिमूवल होगा। जो यहाँ से हाइड्राइड अनायन रिमूवल होगा वो हाइड्राइड अनायन इस अमोनिया की प्रेजेंस में अमोनिया से हाइड्रोजन लेके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। जैसे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2। ये NH2 नेगेटिव है वो सोडा के साथ मिलके फिर से क्या बना देगा, सोडियम अमाइड। और यहाँ पे जो पिरिडीन है वो पिरिडीन किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनेशन ऑफ पिरिडीन, और वी कैन से दैट पिरिडीन है वो सब्सटीट्यूटेड हो गया है अमीनो ग्रुप से, यहाँ पे 2 अमीनो पिरिडीन बन गया है।
क्लियर है। सो दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और वी कैन से दैट चीची बेबिन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है पिरिडीन की, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, अमीन, यानी कि हम अमाइनेशन करते हैं किसकी, पिरिडीन की। इसी तरह से अगर हम पिरिडीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पोटेशियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो सेकंड कार्बन पे जहाँ पे पिरिडीन का जो सेकंड कार्बन है वो किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक का पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोक्सी पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पिरिडीन पे हाइड्रोक्सी यानी कि एल्कोहलिक पार्ट लग गया, तो इसका नेम क्या है, 2-पिरिडीनोल। और यहाँ पे ये जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो एक्चुअल में 2-पिरिडीनोल है, वो पिरिडीनोल और पिरिडीनोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ लोन इलेक्ट्रॉन, यहाँ अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड। तो जैसे ही हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं और इसको हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 573 केल्विन पे, तो हाइड्रोक्साइड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो जाएगा पिरिडीन में, और क्या मिलेगा, 2-पिरिडीनोल, और दिस पिरिडीनोल है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा 2-पिरिडीनोन के साथ। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, जैसे पिरिडीन की रिएक्शन हमने पायरोल के केस में ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड के साथ डिस्कस की थी, फ्यूरान के साथ डिस्कस की थी, थायोफिन के साथ डिस्कस की थी। तो पायरोल के केस में क्या हो रहा था, पायरोल के केस में तो जो पायरोल नाइट्रोजन है वो लिथिएटेड हो रहा था, पायरोल है वो पायरोलेट अनायन में कन्वर्ट हो रहा था, और जबकि यहाँ पे फ्यूरान और थायोफिन के केस में ऑर्थोलिथिएशन हो रही थी। लेकिन यहाँ ऑर्गेनोलिथियम के केस में जो पिरिडीन है वो डिफरेंट वे में बिहेव करेगा। ये किस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ऑर्गेनो मेटालिक में जो मेटल एटम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ अल्काइल पार्ट, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में जो अल्काइल पार्ट होता है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो जहाँ हम पिरिडीन की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। जो अल्काइल पार्ट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा, पिरिडीन के सेकंड कार्बन एटम के पे, पिरिडीन का सेकंड कार्बन एटम दैट इज़ यहाँ। तो जो भी ऑर्गेनोलिथियम पार्ट यहाँ पे ब्यूटाइल पार्ट है या फिर फिनाइल है, हम किसी भी तरीके से जो भी अल्काइल पार्ट हमें सब्सटीट्यूट करवाना है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेंगे, और अप्रोक्सीमेटली हम हाई टेम्परेचर 373 केल्विन तक इसको हीट करेंगे, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा ब्यूटाइल पार्ट, और साथ में क्या निकल जाएगा, लिथियम हाइड्राइड। मैकेनिज्म है जैसा हमने जनरल मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल लेके डिस्कस किया था, उसी तरह अगर मैकेनिज्म आता है तो आप न्यूक्लियोफाइल अगर अमीनो ग्रुप है तो NH2 नेगेटिव लोगे, हाइड्रोक्साइड है तो OH नेगेटिव लोगे, अगर अल्काइल पार्ट है तो अल्काइल R नेगेटिव, ऐसे न्यूक्लियोफाइल हम मैकेनिज्म दिखाएंगे जैसे कि जनरल मैकेनिज्म दिखाया था। तो ऑर्गेनोलिथियम है वो किस तरह से अलग अलग बिहेव करता है पायरोल के केस में, पायरोल के केस में यहाँ पे जिस नाइट्रोजन है वो पायरोलेट अनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड में जैसे फ्यूरान और थायोफिन के केस में क्या होता है, ऑर्थोलिथिएशन, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, जबकि पिरिडीन के केस में न्यूक्लियोफिलिकली सब्सटीट्यूट हो जाता है ऑर्गेनोलिथियम में। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है केमिकल बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ pyridine. How we can reduce pyridine? When pyridine is reduced catalytically means in presence of hydrogen with कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 473 केल्विन पे, तो वहाँ पे पिरिडीन है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब पिरिडीन कम्प्लीटली रिड्यूस होगा तो हमने पिरिडीन को किससे बनाया था, पिप्रिडीन से। पिप्रिडीन की जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो पिरिडीन बनता है, और पिरिडीन का जब रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, पिप्रिडीन। तो जब हम पिरिडीन का कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, और पिरिडीन है वो पिप्रिडीन में कन्वर्ट हो जाता है।
अब नेक्स्ट है हाउ वी कैन ऑक्सीडाइज द पिरिडीन। जब पिरिडीन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ पे किस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पिरिडीन में क्या चेंजेस आएगा। तो पिरिडीन जैसे कोई भी टर्शरी अमाइन है वो ऑक्सीडाइज होके एन ऑक्साइड नाइट्रो ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह पिरिडीन के केस में भी क्या है, टर्शरी नाइट्रोजन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये एन ऑक्साइड पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाएगा। तो पिरिडीन को जब हम हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पर एसिड ले लिया, पर बेंजोइक एसिड फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ OH, जब पर एसिड्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो पिरिडीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पिरिडीन एंड ऑक्साइड में। सिंपली हेयर यहाँ नाइट्रोजन एंड हेयर ऑक्सीजन पे, जैसे नाइट्रोजन ने डोनेट किया ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बाकी जो बॉन्ड है अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाह सकते हैं रिंग, अदरवाइज सिंपली हम मल्टीपल बॉन्ड दिखाएंगे। और जो पर एसिड का ऑक्सीडेशन प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन यहाँ आ गया है तो पर एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपली एसिड्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हम पर एसिड्स की प्रेजेंस में पिरिडीन्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिरिडीन एंड ऑक्साइड्स में। और पिरिडीन एंड ऑक्साइड है वो मोर रिएक्टिव होता है देन पिरिडीन। तो कई जगह हम पिरिडीन एन ऑक्साइड को यूज़ करते हैं पिरिडीन के डेरिवेटिव बनाने में। सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिरिडीन्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब तक हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 4 डिस्कस कर चुके हैं, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन एंड पिरिडीन, जिसमें 5 मेंबर्ड वाले थे जिसमें विच कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन एटम 1 हेट्रो एटम। तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई होती है। जबकि पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो तो करेगा बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में शो करेगा, बेंजीन से लेस रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। तो हम बहुत इलेक्ट्रोफिलिक एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। अब अगर हमें कंपेयर करना है बेसिसिटी पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन की, कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन लेस बेसिक है, इन तीनों में से अगर हमें बेसिसिटी ऑर्डर बताना है तो कैसे बताएंगे। अब जैसे कि हमने पायरोल के केस में बात की थी कि पायरोल के पास जो लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं। पायरोल के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में होते हैं। अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन से फ्रीली अवेलेबल नहीं होते बल्कि डीलोकेलाइज फॉर्म में होते हैं, पूरी रिंग के साथ रेजोनेट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पायरोल का बेसिसिटी ऑर्डर है या बेसिसिटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, पायरोल बेसिक होता ही नहीं है। नेक्स्ट बात आती है पिरिडीन और पिपरिडीन के केस में। पिरिडीन और पिपरिडीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डीलोकेलाइज्ड नहीं होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली पिपरिडीन के केस में यहाँ तो कोई अनसेचुरेशन है ही नहीं, अनसेचुरेशन नहीं है, तो ये जो लोन इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बट ये किस ऑर्बिटल में होते हैं, sp3 में। अब ये भी कैसा है, टर्शरी नाइट्रोजन, ये भी टर्शरी, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है पिरिडीन के केस में वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो जो ये लोन इलेक्ट्रॉन्स है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि पिपरिडीन के केस में ये लोन इलेक्ट्रॉन है वो किस में होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अब कौन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो यहाँ पे s कैरेक्टर की जो परसेंट है वो कितनी है, 33% के अबाउट। और sp3 के केस में जो s ऑर्बिटल की परसेंट है वो अप्रोक्सीमेटली है 25%।
किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वो उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के उतना ही टाइटली हेल्ड होंगे, क्लोजली हेल्ड होंगे। तो यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पिरिडीन के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाई परसेंट होने की वजह से s कैरेक्टर की वो टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, जबकि पिपरिडीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होते हैं क्योंकि वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो अगर हम पिरिडीन और पिपरिडीन की बात करें तो पिरिडीन के केस में जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होते जितनी पिपरिडीन के केस में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो इजीली अवेलेबल होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस केस में होगा, पिपरिडीन में। तो सबसे हाईली बेसिक होगा पिपरिडीन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आएगा पिरिडीन। और पायरोल है, पायरोल में तो अवेलेबल ही नहीं होते हैं, ये किस में होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्रीली अवेलेबल होता है नहीं, बल्कि पायरोल का बेसिक कैरेक्टर नहीं बल्कि एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो अगर हम बेसिसिटी का बात करें, कई बार ये एग्जाम में पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में बीएससी के कई बार आया हुआ है, कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। बहुत बार रीज़न भी पूछा हुआ होता है कि पिरिडीन है वो लेस बेसिक होता है दिन पिपरिडीन। वाई, दोनों ही टर्शरी है, दोनों के पास लोन इलेक्ट्रॉन है, वो फ्रीली अवेलेबल है, बस जस्ट रीज़न क्या है, यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं और यहाँ sp3। sp2 में हाई परसेंट है s ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं या ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं किसी बेस के साथ, किसी प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके या किसी एसिड के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाते। जबकि पिपरिडीन में sp3 ऑर्बिटल में होते हैं, यहाँ s कैरेक्टर वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना sp2 में होता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो टाइटली हेल्ड नहीं होते न्यूक्लियस के, वो ईजिली अवेलेबल होते हैं, ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी एसिड के साथ या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ। सो सबसे हाईली बेसिक होगा पिपरिडीन, उसके बाद पिरिडीन, और जो पायरोल है वो सबसे लीस्ट बेसिक होता है। क्लियर है। सो अब तक हमने डिस्कस किया है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जहाँ पे सिंगल रिंग हो, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग विच कंटेन 1 हेट्रो एटम। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कंडेंस्ड रिंग हो जहाँ पे कंडेंस 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है, 3 डिस्कस करेंगे हम, इंडोल, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। इंडोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग है वो पायरोल के साथ कंडेंस फॉर्म में होगी। क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग है वो पिरिडीन के साथ कंडेंस फॉर्म में होगी। तो इन तीनों की हम हेट्रोसाइक्लिक, कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इनकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी स्ट्रक्चर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।